हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 साल के लिए। तो भारत सरकार के जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है उसने राजीव गौबा जी के कार्यकाल को विस्तार दिया है और ये विस्तार जो है 1 साल के लिए दिया गया है। तो उनका विस्तार 30 अगस्त 2023 से किया गया है। गौबा इस पद पर तीसरी बार विस्तार पा रहे हैं, यानी कि दोस्तों उनके कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया गया है। 2019 में उन्हें 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव बनाया गया था, लेकिन उनका लगातार कार्यकाल का विस्तार किया जा रहा है और ये तीसरी बार उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। राजीव गौबा जी की बात करें तो वह झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी काम किया हुआ है। बात आई है कैबिनेट सचिव की। तो कैबिनेट सचिव क्या होता है? तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी होता है और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी होता है और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक भी होता है। कुछ प्रमुख सचिव डिस्कस करते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी के जो सचिव हैं वो है राजेश वर्मा जी। उपराष्ट्रपति के जो सचिव हैं वो है सुनील कुमार गुप्ता। पीएम मोदी जी के जो सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, वो है पीके मिश्रा। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। और रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने। चलिए दोस्तों, हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियों को डिस्कस करते हैं। तो टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के एमडी और सीईओ बने हैं। राकेश पाल की बात करें तो यह भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। मनोज यादव जी रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। पी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। कृष्ण मिश्रा जी की बात करें तो वो एफबीएसबी इंडिया के सीईओ बने हैं। पीएम प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। और श्रद्धा कपूर को अभी हाल ही में एक्सिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये है हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। दोस्तों आपको इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों ऐप पर भी पीडीएफ उपलब्ध है, तो ऐप को भी डाउनलोड कर ले, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा इजराइल से। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत को इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है और यह जो मिसाइल है यह 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। NLOS का मतलब है नॉन लाइन ऑफ साइट। तो यह जो मिसाइल होगी यह भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं MI-17V5 हेलीकॉप्टर, तो उनमें इसको फिट किया जाएगा। दोस्तों क्या आपको ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर याद है? 2021 की घटना है। हमारे देश के जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, वो इसी MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनके साथ 14 लोग सवार थे और दोस्तों ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसमें हमारे जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, वो शहीद हो जाते हैं और उनके साथ 14 लोग भी शहीद होते हैं। और दोस्तों जो जनरल बिपिन रावत की पत्नी थी वो भी उसमें सवार थी, वो भी शहीद हो जाती हैं। तो इस हेलीकॉप्टर को आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों ये जो मिसाइल है बहुत ही यूनिक है, ध्यान से सुनिएगा इसका काम क्या होता है। इसके लिए एक बार टारगेट सेट करना होता है, फिर आपको भूल जाना है कि टारगेट कहाँ है, क्या है। फिर ये क्या करती है कि खुद उस टारगेट को खोज लेती है और खोज करके उस टारगेट को नेस्तनाबूद कर देती है। तो यह इस मिसाइल की खासियत है। तो यह जो मिसाइल है इजराइल से भारत को प्राप्त हुई है और ये मिसाइल जो है दोस्तों ये चर्चा में रहती है कहां पर? रूस और यूक्रेन की युद्ध में। तो रूस और यूक्रेन की युद्ध में इस प्रकार की मिसाइल का बहुत यूज हो रहा है। तो अब ये मिसाइल भारत के पास भी आ गई है और दोस्तों अभी भारत ने लिमिट में इसको मंगाया है इजराइल से। होगा क्या कि भारत चाह रहा है कि इस मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाए। तो इस प्रकार की कुछ योजना चल रही है। तो अभी इजराइल ने भारत को ये स्पाइक NLOS मिसाइल दी है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से इस मिसाइल को छोड़ा जाता है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं थोड़ी सी वहां पर दिक्कत आती है, लेकिन इस मिसाइल
कि आ जाने से जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि टारगेट कहीं भी होगा ये मिसाइल जो है उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसको खत्म कर देगी। दोस्तों बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की बात करें तो कैपिटल इसकी जेरूसलम है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इसहाक हर्जोग। प्राइम मिनिस्टर जरूर याद रखिएगा कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल। ठीक है, तो इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं वो आप देख सकते हैं कौन कौन है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखना चाहें तो ये है हमारा प्यारा भारत और इसके पश्चिम दिशा में स्थित है कौन, इजराइल। चलिए दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी भारतीय सेना ने ये तय किया है कि जो ब्रिगेडियर और उसके ऊपर की रैंक के जो अधिकारी होंगे उनके लिए समान यूनिफॉर्म होगी। 27 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी हाल ही में अमित शाह ने सीआईएसएफ कवर के तहत 66 हवाई अड्डों के लिए केंद्रीकृत सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत ने युद्धक पोत आईएनएस कृपाण को वियतनाम को सौंपा है, गिफ्ट में दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, नोट कर लें आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को अपग्रेड करके नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है ये 14वीं नवरत्न कंपनी हो जाएगी। नवरत्न बनने के लिए किसी भी कंपनी को ये जरूरी होता है कि वो मिनी रत्न कंपनी हो, यानी कि उसे मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त हो, फिर उसे नवरत्न कंपनी में अपग्रेड किया जाता है। तो अभी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को मिनी रत्न कंपनी से अपग्रेड करके नवरत्न कंपनी बनाया गया है। चलिए दोस्तों भारत की नवरत्न कंपनियां डिस्कस करते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इसके अलावा एमटीएनएल और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और एनबीसीसी, एनएमडीसी और रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये सभी जो हैं भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एनएचएआई के द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इस ऐप का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी और शिकायत निवारण प्रदान करना। यानी कि जो उपयोगकर्ता है, नेशनल हाईवे का जो भी उपयोग करता है उसके लिए उस नेशनल हाईवे की जानकारी देना और अगर कोई शिकायत है तो उसका निवारण करना। तो इसके लिए ये ऐप बनाया गया है। बात करते हैं एनएचएआई की, तो इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोला जाता है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो यह एक भारत सरकार की स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? याद रखिएगा, नितिन गडकरी जी हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रमुख ऐप डिस्कस करते हैं। तो कल ही हमने डिस्कस किया था अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप, तो ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप परसोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा और दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा। मेरी लाइफ ऐप भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हाल ही में लॉन्च किए गए प्रमुख ऐप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफान खानून ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान में अभी तूफान खानून आया है तो उसने अभी जापान को प्रभावित भी किया है। और जापान का जो ओकिनावा है वहां पर जान माल की हानि भी हुई है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है और बहुत सारा नुकसान हो गया है, बिजली लाइनें प्रभावित हो गई हैं। तो दोस्तों जापान में आया है कौन सा तूफान? खानून नामक तूफान। अब हम जानते हैं कि ये चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं। तो दोस्तों जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठता है। इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लिया ये समुद्र है, ठीक है, इसको आपको उदाहरण के तौर पर समझना है और इसके आसपास की जो वायु है जब ये गर्म होती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। गर्म वायु कहां से आएगी? ऊपर की तरफ। तो दोस्तों जो वायु के द्वारा
दबाव डाला जा रहा था समुद्र की सतह पर, जिसे हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, तो ये कम हो जाता है क्योंकि हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है। और उसी समय जब ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है तो इस गर्म हवा का स्थान लेने के लिए कौन सी हवा आएगी? ठंडी हवा आएगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है तो उस समय चक्र बनता है, और फिर दोस्तों ये जो चक्र है तूफान का रूप ले लेता है। ये आसपास की और भी वायु को अपने तरफ समेटने का प्रयास करता है। दोस्तों दुनिया भर में हर इलाके में चक्रवाती तूफानों के अलग अलग नाम हैं। जैसे अमेरिका में आता है तो उसे हरिकेन बोला जाता है या टॉर्नेडो बोल दिया जाता है। कैरिबियन सी में अगर तूफान आता है तो उसे हरिकेन बोला जाता है। चाइना सी में आता है तो उसे टाइफून बोल दिया जाता है। हिंद महासागर में आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। जापान में आता है तो इसे टाइफू या टाइफून बोला जाता है। और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है तो इसे बिली बिलीज बोला जाता है। और फिलीपींस में अगर चक्रवाती तूफान आता है तो इसे बगुइयो बोला जाता है। तो ये कुछ नाम है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन काम एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा गुकेश डी। तो अब तक भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथन आनंद। लेकिन अब कौन हो गए हैं दोस्तों? गुकेश डी। 17 साल के गुकेश डी ने भारत के विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ करके नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी का सफर तय किया है। और दोस्तों याद रखिएगा, पिछले साल शीर्ष 100 में आए थे, यानी टॉप 100 में आए थे गुकेश डी, और अब इनकी जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 9वें नंबर पर आ गई है। देखिए कितनी लंबी छलांग लगाई है गुकेश डी ने, कि पिछले साल वो टॉप 100 में आए थे, लेकिन इस साल वो टॉप 10 में आ गए हैं, 9वें स्थान पर आ गए हैं पूरी दुनिया में। तो यहां पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कभी विश्वनाथन आनंद के शिष्य हुआ करते थे कौन? गुकेश डी, लेकिन अब शिष्य ने गुरु का स्थान ले लिया है, यानी कि विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है गुकेश डी ने। तो गुकेश डी जो है वो ओवरऑल रैंकिंग में 9वें स्थान पर हैं और विश्वनाथन आनंद 10वें स्थान पर हैं। और मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के हैं, ये पहले स्थान पर हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई थी फिडे की, तो फिडे को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके 200 सदस्य हैं और आर्कडी ड्वोरकोविच जो हैं इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा केरला में। तो दोस्तों केरल में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कोझिकोड के तुषारागिरी में शुरू हुआ है और इस आयोजन में नौकायान किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से नौकायान किया जाएगा और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सहित 10 देशों के पैडलर भाग ले रहे हैं। तो ये जो नौकायान करते हैं इसको पैडलर बोला जाता है। तो इसमें इन देशों के पैडलर भी शामिल हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? गोल्ड मेडल। तो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम जो थी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस टीम में कौन कौन शामिल था? ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी। तो इन लोगों की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में और ये वर्लिन में आयोजित की जा रही है। और वर्लिन कहाँ है दोस्तों? जर्मनी में है। यह किसी भी वर्ग में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड मेडल है, इसलिए ये हिस्टोरिक गोल्ड मेडल हो जाएगा। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्लैंड के जो क्रिकेटर थे मोइन अली, उन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अभी हाल ही में फिसू गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। फार्मूला 1 के चैंपियन है मैक्स वेरस्टैपेन, तो उन्होंने अभी हाल में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। त्रिपुरा की जो अस्मिता डे हैं उन्होंने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। और खेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में भारतीय हैंडबॉल संघ को मान्यता प्रदान की है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है? आंसर हो जाएगा भारत को। तो दोस्तों शेयर मार्केट पर नजर रखने वाली एक संस्था है जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली। तो उसने अभी हाल ही में भारतीय शेयरों को इक्वल वेट स्थिति से ओवरवेट रेटिंग में अपग्रेड किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल वेट की स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों इक्वल वेट की स्थिति का मतलब ये होता है कि भारत का जो शेयर मार्केट है
वो दुनिया के अन्य शेयर मार्केट की तरह काम कर रहा है, यानी उसमें कुछ ना ज्यादा उछाल हो रहा है ना कमी हो रही है। और ओवरवेट की स्थिति क्या होती है? जब कोई शेयर मार्केट बहुत तेजी से विकास करता है तो उसे ओवरवेट कैटेगरी में डाला जाता है। तो भारत का जो शेयर मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है और भारत जो है वो चीन को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो चीन की स्थिति है वो कम हो रही है और भारत की स्थिति बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस प्रकार की अभी हाल ही में मॉर्गन स्टैनली के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? आंसर हो जाएगा रूस ने। तो दोस्तों रूस के द्वारा बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है और यह अभ्यास यूक्रेन युद्ध के बीच किया जा रहा है और इसका मकसद है बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना। और दोस्तों रूस के लिए जो बाल्टिक सागर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास में रूसी नौसेना के 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां और इसके साथ ही 30 विमान और लगभग 6000 सैन्यकर्मी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े पैमाने पर ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप मैप देखिएगा, ये है बाल्टिक सागर। तो यहीं पर अभी हाल ही में रूस के द्वारा ये ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और रूस का मकसद ये है कि स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, इन सभी देशों को ये संदेश देना कि रूस को कमजोर न समझा जाए। रूस मजबूत स्थिति में है और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने इस बाल्टिक सागर में ये युद्ध अभ्यास शुरू किया है। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है आपके लिए, जियोग्राफी में आता है, पूछा जाता है कि बाल्टिक देश कौन कौन कहलाते हैं? तो 3 देश बाल्टिक देश कहलाते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल में। अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ है? असम में। आदि पेरेक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में। सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार के वीजा की नई श्रेणी शुरू की है? आयुष वीजा की। डूरंड कप का 132वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? कोलकाता में। UNFPA और किस राज्य सरकार ने मिलकर जस्ट आस्क नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद में मनोनीत किया गया है? सिंगापुर। ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी है? राष्ट्रपति को। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चोना मीन ने राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। द हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी हैं। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम रेलवे जोन और उनके मुख्यालय डिस्कस करेंगे। जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में और दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता में मुख्यालय है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में मुख्यालय है। तो ये पार्ट फर्स्ट है, कल हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे तो उसमें भी हम रेलवे जोन के मुख्यालय डिस्कस करेंगे। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है भोपाल। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर भोपाल बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो है, भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।